वाक्यों का अर्थ करना है। तो यहाँ पर तो वाक्य कौन कौन से कल के वाक्य आप किए होंगे। तो उस कल के वाक्यों में से अभी जो पहला वाक्य कल दिया था उसमें पहला वाक्य है कवि ऋषियों दीदी यहाँ पर ऋषियों की स्तुति करते हैं। इससे वाक्य हाँ कवि ऋषियों की स्तुति करते हैं। तो स्तुति करते हैं कवि करता है कवि करते हैं। बहुत सारे नाइस लेकर बहुवचन किया। तो स्तुति करते हैं यह क्या हो गया क्रियापद। और कर्ता क्या है कवि कवि और पाठ्य से सरल रहते हैं ठीक है। तुम कुठे प्रकाश दिखा सभी लोगों को। तो क्या लिखा है कवि और ऋषियों की स्तुति करता है। दीदी नहीं दिखती नहीं चलता है दीदी नस्ल हाँ तो क्या आया कवि ऋषियों की स्तुति करते हैं। स्तुति करते हैं क्रियापद है। कौन कर रहा है स्तुति कवि करे। कवि क्या हो गया कवि मतलब कर्ता हो गया। कर्म क्या है ऋषियों की। तो आप इसके लिए शब्द कौन सा है संस्कृत में कवि आया है। अब ऋषि के लिए कौन सा शब्द आया है संस्कृत में यति ही कवि की। स्तुति करने के लिए सम से या वर्ण एक ही कल से एक ही शब्द यूज कर रहे हैं वर्ण आप लिख रहे वर्ण। कौन से गण का है दशम गण का। अभी आपको इन शब्द यहाँ इस वाक्य में जो शब्द है उस शब्दों के लिए आपने संस्कृत शब्द मिल गए। अब एक कवि करता है तो कौन सी विभक्ति होती है उसकी प्रथमा विभक्ति। तो उसका क्या होगा कवि ही बनेगा। कवि ही हाँ। अब स्तुति करने क्रियापद है ना। तो वर्ण कितने कवि हैं अब ये एक कवि है। कवि कितने हैं बहुत सारे। स्तुति करते हैं तो यहाँ पर अनुस्वार है हाँ। तो बहुत सारे कवि हो गए इसलिए कवयः आ जाएगा यहाँ पर कवयः। और ये इसमें क्रियापद आएगा वर्णयन्ति कवयः वर्णयन्ति। अब इसमें क्या आया कि ये कर्म तो ऋषि यों की है। कितने हैं ऋषि बहुत सारे हैं। तो यति कर्म की कौन सी विभक्ति होती है द्वितीय विभक्ति होती है। तो इसकी द्वितीय विभक्ति का बहुवचन क्या होगा यति। क्या वाक्य बना कवयः यति वर्णयन्ति। समझ में आया दिख रहा है सभी को। तो अब यहाँ पर इसकी संधि का देखना है। विसर्ग है विसर्ग के पूर्व में अ है और आगे य यानी स्वर मृदु व्यंजन है। तो यहाँ पर क्या होता है विसर्ग का ऊ होगा और ऊ का ओ बनेगा। इसलिए इस विसर्ग का मैंने डायरेक्ट कवयो बना दिया। आपको अलग अलग 3 वाक्य लिखने हैं। अब मेरा आज ब्लैक बोर्ड छोटा इसलिए मैं छोटे इसमें लिखा रही हूँ। समझ में तो कवयो यति वर्णयन्ति। आगे का वाक्य
आगे का वाक्य है राम राम कवि को नमस्कार करता है। राम कवि को नमस्कार करता है। नमस्कार करता है। वाक्य क्या बना? राम कौन सा है? राम कवि को नमस्कार करता है। नमस्कार करता है और कौन क्या है? क्रियापद। करता कौन है? कौन कर रहा है? राम। राम राम हो गया। करता किसको कर रहा है? कवि को। तो कवि हो गया कवि कर्म। अब करता है राम के लिए यहाँ पर जो कर्ता रूप राम है उसका संस्कृत में शब्द कौन सा आता है? राम आया। आप नमस्कार करने के लिए कौन सा धातु आता है? नम। कौन से गण का है? प्रथम गण का है। और कवि के लिए कौन सा शब्द आता है संस्कृत में? कवि। तो राम के लिए राम शब्द, राम शब्द, कवि के लिए कवि शब्द और नम के लिए नमस्कार, नम शब्द आया। आप राम की कौन सी विभक्ति डालने के लिए बोला है? प्रथमा। लेकिन नमस्कार प्रथमा का एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। तो यहाँ पर राम एक है ना, राम नमस्कार करता है। तो करता है एक है ना, राम अनेक नहीं है, इसलिए राम की प्रथमा विभक्ति का एक वचन हुआ। तो क्या हुआ? राम। अब यहाँ पर नमस्कार करने का नमति, क्योंकि राम अकेला है तो इसका भी प्रथम पुरुष एक वचन बना, नमति बना। अब कवि है, कवि एवं वाक्य में क्या है? कर्म है ना। तो कर्म के आगे कर्म एक वचनी है, द्विवचनी या बहुवचनी है? एक कवि है ना, इसको क्या करो? कवि। एक वचन करो, कवि। राम कविम तो कविम नमति। आप इस यहाँ पर भी विसर्ग आया तो विसर्ग के पूर्व में अ है और आगे कठोर व्यंजन, तो विसर्ग का कुछ हो सकता ही नहीं, इसलिए वाक्य क्या बना आपका? राम कविम नमति। समझ में आगे? सन्यासी पर्वत पर चढ़ता है। सन्यासी पर्वत पर जाता है। बहुत सारे एक है ना। क्या है? सन्यासी पर्वत पर जाता है। आप क्रिया क्या है? क्रियापद कौन सा है? जाता है। यानी क्रिया जाना, चलना, हिलना, जो भी क्रिया है उनको दिखाने वाले जो धातु है वो जाने के लिए कौन सा धातु आया? गच्छ। मूल धातु है गम और उसका गच्छ है आदेश, बराबर। आप कौन जा रहा है? सन्यासी क्या हो गया? कर्ता हो गया। और कर्म क्या है? पर्वत पर कर्म है। अब सन्यासी के लिए शब्द कौन सा है? यति ही। पर्वत के लिए गिरी ही। अब जाता है तो कितने हो गए सन्यासी? एक ही हो गया। तो एक इसका एक वचन करना है, प्रथमा विभक्ति का एक वचन क्या होता है? यति ही बनेगा, सिर्फ यति ही। अब यहाँ पर गम गच्छ का क्या बनेगा? एक ही है तो गच्छति बना। और एक गिरी ही है। अब कहाँ क्रियापद कौन सा है? गम गच्छ, जाना है, गत्यर्थक है तो इसका क्या होगा? हिंदी में होती सप्तमी, तो द्वितीय विभक्ति होगी। गत्यर्थक धातुओं के साथ यहाँ पर पर्वत पर यानी पर्वत के ऊपर ऐसा अर्थ निकल रहा है, लेकिन क्या करना है? सप्तमी विभक्ति नहीं करनी है। कौन सी विभक्ति करनी है? द्वितीय विभक्ति करनी है, इसलिए इसको क्या कहा? गिरी।
गच्छति। फिर विसर्ग आया, और विसर्ग के पूर्व में ई है, ई और प्लस यहाँ पर विसर्ग है, प्लस ग है, गी है तो मैंने ग निकाला इसमें। और विसर्ग के पूर्व में ई और आगे कठोर या मृदु है, मृदु है, तो विसर्ग का क्या बनता है, र बनेगा। नियम क्या है कि विसर्ग के पूर्व में अ अथवा आ को छोड़कर कोई भी व्यंजन हो, क्या नियम है, विसर्ग, हाँ कोई भी स्वर, विसर्ग के पूर्व में अ और आ को छोड़कर कोई भी स्वर हो और आगे स्वर अथवा मृदु व्यंजन हो, तो इस विसर्ग का क्या बनता है, र होता है। अब ये र क्या करेगा, ऊपर चढ़ेगा। हाँ? तो ये क्या हो गया, ये यहाँ पर गिरी पर मैंने र चढ़ा दिया, और इसको जोड़ना है। ये नीचे लिख रहे हैं इसको, यदि ये गिरिम गच्छति, दिसते ना, यदि गिरिम गच्छति। आगे, मैं 2 बंदरों को मारता हूँ। मैं 2 बंदरों को मारता हूँ, 2 बंदरों को। परवाची जी वाक्य केलते ते काय एवढं आम्ही नियम बघितले नव्हते, पण काल हे बघताना मग नियम बघितले, आता लक्षात आलं। मैं 2 बंदरों को मारता हूँ, करता कौन है, मैं। मारता हूँ, मारता है यह क्या है, क्रियापद। और कर्म कौन है, किस पर मारना, यह क्रिया किस पर हो रही है, 2 बंदरों पर। क्रिया का फल उसको मिल रहा है, तो क्या हो गया, अब मैं क्रिया मारने के लिए कौन सा धातु आएगा, तड़, मूल धातु तड़ है। अब उसका क्या बनता है चलाते समय, ताड़। कौन से गण का है, दशम गण का है। हाँ, अब मैं के लिए कौन सा शब्द आता है संस्कृत में, अहम। 2 बंदर, बंदर के लिए कौन सा शब्द आता है, कपिहि, बराबर। अब ये तीनों शब्द मिल गए, अभी विभक्ति लगाओ उनका, ये अहम, यहाँ पर अहम का अहम ही आया, अहम। अब तड़, ताड़ कितने हैं, कौन मार रहा है, कर्ता कौन है, मैं। यहाँ पर तो फिर कौन से पुरुष का कौन सा वचन है, मैं। उत्तम पुरुष का एक वचन है, ताड़यामी। उत्तम पुरुष का एक वचन है, ताड़यामी। तो क्या बनेगा यहाँ पर, ताड़यामी बना। बरोबर। अब इसमें है कपि, तो कपि के लिए कौन सी विभक्ति लगानी है अपने को, द्वितीय विभक्ति का कौन सा वचन, द्वितीय वचन। क्यों, क्योंकि वाक्य क्या है, 2 बंदर है, 2 हो गए ना, इसलिए द्विवचन। तो द्वितीय विभक्ति का द्विवचन कपि का क्या बनेगा, कपि, दीर्घ कपि बना। संधि तो कुछ है नहीं है, वाक्य क्या बना, अहम कपि ताड़यामी, मैं 2 बंदरों को मारता हूँ। अब आएगा हरी राशि को लाता है। बस कितने पीछे चल गए, आगे। वह हाथ को स्पर्श करता है, आगे का कौन सा है वाक्य, कि वह हाथ को स्पर्श करता है, वह हाथ को स्पर्श करता है,
क्रिया क्या चल रही है? स्पर्श करता स्पर्श करता है, क्रियापद हो गया। कर्ता कौन है? कौन स्पर्श कर रहा है? वह कर्ता हो गया। और कर्म क्या है? किस पर यह स्पर्श करना, यह फल किसको प्राप्त हो रहा है? हाथ पर। तो हाथ क्या हो गया? कर्म हो गया, बराबर। अब यहाँ पर लगाओ, वह के लिए कौन सा शब्द आता है संस्कृत में? सह आया, बराबर। अब क्रियापद जो है कौन सा धातु आएगा स्पर्श करने के लिए? स्पर्श। मूल धातु क्या है? मूल धातु कैसे हो सकती है? स्पृश स्पर्श बनता है। कौन से गण का है? दशम गण का, प्रथम गण का है। और हाथ के लिए कौन सा शब्द आया है? हस्त भी ले सकते, पानी शब्द है, बराबर। तो पानी भी ले सकते हैं, हस्त भी ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जो वाक्य दिए वो इकारांत तो आपको यूज करने के लिए दिए हैं। बाद में जो वाक्य दिए हैं ना सभी इकारांत तो पुल्लिंग और नपुंसकलिंग आपको यूज करना है इसको, समझ में? तो क्या बना? सभी के लिए शब्द मिल गए आपको। वह के लिए सह, हाथ के लिए पानी ही, स्पर्श करने के लिए स्पृश धातु। अब इनकी विभक्ति डाल दो, तो कौन सी है? वह के लिए सह ही आता है, तो सह लिखा मैंने, कर्ता लिखा। क्रियापद क्या लिखना है? स्पर्श है। तो वह है तो स्पर्श का क्या बनेगा? प्रथम पुरुष एक वचन, तो क्या बनता है उसका? स्पर्शति। कर्ता मिल गया, क्रियापद मिल गया, बराबर दोनों। अब ये पानी, अब हाथ, वह हाथ को स्पर्श करता है। एक हाथ है। अपने एक हाथ से दूसरे एक ही हाथ को स्पर्श करेगा ना। वह है, हम दूसरे ऊपर नहीं घटा रहे, खुद के ऊपर घटा रहे ना। वो उसको नहीं, वह उसका ही हाथ स्पर्श करे, एक हाथ से दूसरे को स्पर्श करेगा, दोनों हाथों को स्पर्श तो नहीं कर सकता है। तो इसलिए क्या होगा यहाँ पर? इसका पानी, एक वचन होगा, तो क्या बनेगा यहाँ पर? पानी बन गया पूरे वाक्य। सह पानी स्पर्शति। समझ में आया वाक्य? हाँ, तो इस तरह से वाक्य बनाने। और जो जिन्होंने वाक्य बनाए वो चेक करो उस वाक्य को अच्छी तरह से। कोई वाक्य समझ में नहीं आया है तो फिर बाद में मुझे कॉल करके बता देना। आगे का वाक्य है औषध रोग को नष्ट करते हैं। औषध रोग को नष्ट करते हैं। रोग को नष्ट करते हैं। रोग का औषध रोग को नष्ट करते हैं। तो यहाँ पर नष्ट करते हैं, ये क्या है? क्रियापद, क्रिया है, बराबर। क्रिया। आप कौन नष्ट कर रहा है? औषध। औषध क्या हो गया फिर? कर्ता हो गया। और किस पर यह नष्ट होने, यह क्रिया नष्ट करना, यह क्रिया किस पर समाप्त हो रही है? रोग पर। तो रोग हो गया क्या? कर्म। तो आपने को सब मिल गए, कर्ता भी मिल गया, क्रियापद मिल गया और कर्म भी मिल गया। आज इसके लिए संस्कृत शब्द ढूंढो। पहले औषध के लिए अगध शब्द कौन सा आया है? अगधः। इसलिए मैंने जो पिछली बार वीडियो में बताया भी था कि जो शब्द दिए उनके अर्थ आप याद करो। इसको थोड़ा नीचे करके जूम करो। हाँ, कितना है? उसको ऊपर पकड़ो, नहीं तो वो गिर जाएगा। नहीं गिरेगा। असं उलटी कर के खाली तसं करायचं ना। घे की तसं अजून खाली एवढं असं दे की। तो इसलिए मैंने वो बोल रही थी मैं कि आपको जो शब्द अकारांत इकारांत जो शब्द दिए उसको आप याद करो। जब तक आप उसको याद नहीं करेंगे आपको ये समझ में नहीं आएगा, क्योंकि ये शब्द कौन सा यूज करना है तो आप पलटते रहोगे। तो आप जब याद करोगे तो आपको समझ में आएगी कि अपने को इस तरीके से वो कर सकते हैं। यदि याद होंगे तो फटाफट वाक्य बन जाएंगे। हाँ, फिर भी थोड़े थोड़े वाक्य आपको दे रहे हैं, उसके लिए तो आपको वो याद शब्द उल्टा सुल्टा है, संस्कृत के हिंदी, हिंदी टू संस्कृत दोनों भी याद करना है। हाँ, तो अगधः रोग के लिए कौन सा शब्द है? व्याधि ही। याद कैसे करना है उसको? व्याधि ही याद, विसर्ग लगा के याद करना है। ये बात आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। क्रियापद कौन सा है? नष्ट करते हैं। नष्ट करने के लिए धातु कौन सा आएगा? नष्ट।
आपको वाक्य बनाना आ जाएगा क्योंकि आपको कर्ता कर्म क्रियापद पता चल गया इसमें से। आप क्या करना है इसमें कि औषध कितने हैं? बहुत बहुत अनुस्वार है ना हिंदी में। हाँ, यदि मराठी में हो तो क्या औषधे रोग नष्ट करतात असे ते वाक्य, और हिंदी में है औषध रोग को नष्ट करते हैं। तो बहुत सारे होंगे। तो अगद का बहुवचन क्या होता है? अगदान। अगदान। अगदा, हाँ बराबर। अगदान। अगदा, हाँ। नष्ट करने के लिए ये बहुवचन, ये प्रथमा विभक्ति का बहुवचन है। अब नष्ट का कौन सा वचन आएगा? नश्यति। नश्यथ। कर्ता कौन कितना है? बहुवचनी है। तो क्रियापद भी बहुवचनी। तो क्या होगा बहुवचन? नश्यन्ति। नश्यन्ति, बराबर। नश्यन्ति। अब व्याधि है, व्याधि। अब व्याधि कितने हैं? एक रोग भी हो सकता है। एक ही रोग है वैसे यहाँ एक पर। ही। तो व्याधि एक वचन है ना, रोगों को होता है हिंदी में। तो क्या होगा उसमें? रोगों को, रोगों का या रोगों को नष्ट करता है। हो रही है तो वो वचन है, एक ही वचन। तो एक रोग को, यानी जैसे कोरोना को नष्ट करता है। औषधि, बहुत सारे औषधि हो गए ना, कितने हैं? कोविड के लस, बहुत सारे प्रयोग चल रहे हैं। तो बहुत सारे औषधियों के द्वारा एक रोग को नष्ट करने का प्रयास किया जा रहा है ना, इसलिए एक रोग हो सकता है। नहीं तो कैसे करेंगे? बहुत सारे औषधियों से एक रोग कैसे नष्ट करें? ऐसा कुछ प्रश्न नहीं करो क्योंकि वो हो सकता है, उसमें कुछ नहीं है। तो व्याधि, व्याधि। व्याधि, क्या होगा फिर? अगदाः व्याधिं नश्यन्ति, बराबर आ गया। अब इसमें क्या? विसर्ग के पूर्व में क्या है? आ है। आ है। और विसर्ग के आगे क्या है? मृदु व्यंजन। पहले व्यंजन बताओ ना, कौन सा व्यंजन है? वो है मृदु या कठोर है? मृदु। हाँ, तो वो समझना पड़ेगा कौन कौन से मृदु है। मृदु व्यंजन किसे कहते हैं? वर्ण में से दो आगे के छोड़ के पीछे के तीन, और उसके बाद अंतस्थ वर्ण अंतस्थ महाप्राण। तो मृदु व्यंजन किसे कहते हैं? पहले कि हर वर्ग का, प वर्ग, क वर्ग, त वर्ग, च वर्ग जो भी है, हर वर्ग के अंतिम तीन व्यंजन, वो आपको पहले पाठ में सिखाया था उस दिन कि क ख को छोड़कर बाकी के, प फ को छोड़कर बाकी के, च छ छोड़कर बाकी के तीन, ट ठ को छोड़कर बाकी के तीन, य र ल व, और कौन सा एक बच गया मेरे से? च छोड़कर बाकी के वर्ण, और महाप्राणोच्चार ह, और अंतस्थ, अंतस्थ में य व र ल, तो इसमें से क्या है? वो है ना यहाँ पर, तो वो मृदु व्यंजन हो गया। इन वर्णों को मृदु व्यंजन कहते हैं। तो यहाँ पर वो है, वो कौन सा व्यंजन हो गया? मृदु व्यंजन है। तो क्या होता है? विसर्ग के पूर्व में आ हो, यानी यहाँ पर आ है ना, दा है ना, आ प्लस विसर्ग प्लस, मैंने पूरा शब्द नहीं लिखा है, सिर्फ समझाने के लिए जो चाहिए नियम के लिए उतना लिया है। यहाँ पर क्या लिखा है? विसर्ग के पूर्व में आ है और आगे वो है। तो विसर्ग के पूर्व में आ हो, आगे स्वर अथवा मृदु व्यंजन हो, तो विसर्ग का लोप होता है। समझ में आया नियम? हाँ, तो फिर क्या करेंगे? यहाँ पर विसर्ग का लोप करना है, तो विसर्ग का लोप करो। तो क्या लोप हो गया? अगदा व्याधिं नश्यन्ति। तो क्या? अगदा व्याधिं नश्यन्ति। लेकिन जब भी संस्कृत पढ़ना है तो अगदा ही पढ़ना है, लेकिन लिखते समय अगदा लिखना, एक संधि के नियम। समझ में आया? दोनों सब वाक्य समझ में? कर्ता कर्म क्रियापद। चलो आगे का वाक्य करते हैं। वह पारधी दोनों जंगली सुअरों को देखता है। वह शिकारी दो जंगली सुअर को देखता है। वह शिकारी या पारधी, जो भी लिखो, बड़ा वाक्य है, इसको करेक्ट पता है। वह पारधी दो जिसको सेंटेंस को बाद में कर लेते हैं। जंगली सुअरों को देखता है। देखता। आपके पास वाक्य है, नहीं दिख रहे तो वाक्य आप हिंदी का देख लेना। हाँ, देखता है, वह क्या है?
क्रियापद. हाँ, तुम्ही म्हणा बोलल्याशिवाय संस्कृत येत नाही बरं का. डाळ विचारल्याशिवाय. तो देखता यह क्या है? क्रियापद. क्रियापद. करता कौन है? वह. कौन देख रहा है? वो पारधी. वह पारधी. तो वह पारधी क्या हो गया? कर्ता हो गया. और दो जंगली सुअर क्या है? कर्म. इन्हें यह देखना, यह क्रिया किस पर समाप्त हो रही है? किसको देख रहा है वो? दो दो जंगली सुअरों को. तो यह क्या हो गया? कर्म हो गया. अब इसके लिए अलग जो संस्कृत शब्द है वो पहले खोजो. तो पहले क्या करो? क्रियापद खोजो. कभी भी जितना कितना भी 10 लाइन का भी वाक्य हो संस्कृत में आते हैं, 10 लाइन के वाक्य आते हैं, उसमें से पहले क्रियापद खोजो. यदि क्रियापद नहीं मिला तो कर्ता खोजो. दोनों में से एक होगा. यदि कोई एक मिल जाता है तो आपको कर्ता में से क्रियापद निकाल सकते हो और क्रियापद से कर्ता निकाल सकते हो. हाँ, तो अब कर्तरी वाक्य में जो शुरुआत से मैं बता रही हूँ, कर्तरी वाक्य में कर्ता के अनुसार ही क्रियापद होता है. बराबर. अब यहाँ पर क्रियापद है, इसमें धातु कौन सा आएगा? दृश्य. दृश्य. दृश्य मूल धातु है. और तो क्या बनता है इसका? पश्च बनता है. बराबर. अब ये कौन से गण का है? चतुर्थ गण. दृश्य पश्च. पश्च तो आदेश होगा, ये लगानी है उसको. ये नहीं, प्रथम गण का दृश्य का पश्च आदेश हुआ. यह उसको विकरण नहीं लगा है. विकरण यदि लगता है यह तो चतुर्थ गण का हो जाता है, लेकिन यहाँ पर विकरण नहीं है, मूल धातु ही पश्च है. हाँ, ये प्रथम गण का. अब वह पारधी. पारधी के लिए कौन सा शब्द आएगा? व्याधः. व्याध. व्याध यानी पारधी. व्याध. अब दो जंगली सुअर. सुअर के लिए कौन सा शब्द आया है? किरीहि. किरीहि शब्द आया. किरीहि. क्या क्या बना एक बार? पारधी के लिए व्याधः, दो जंगली सुअरों के लिए किरी और क्रियापद दृश्य पश्च पश्यति आएगा. ये प्रथम गण का धातु है. बराबर. आप इसको क्या करो? कर्ता कर्म की विभक्ति लगाओ सिर्फ. अब वह पारधी, वह के लिए आपको दिया ये सह लिखा तो भी चलेगा, तो पारधी लिखा तो भी आपका वाक्य बराबर है. हाँ, तो वह के लिए आता है सह. ये कौन सा? अब व्याधि कितने हैं? पारधी कितने हैं? एक ही है. एक. देखता है ना, एक वचन हो गया. उसको क्या करो? एक वचन लिखो. क्या होगा उसका? एक वचन व्याधः. बराबर. अब क्रिया कर्म क्या है? कर्म कौन सा शब्द है कर्म के लिए? दो जंगली. दो जंगली सुअर. उसके लिए शब्द कौन सा है संस्कृत में? किरी. आप किरी कितने हैं? दो है. तो किसके जैसे चलाना है किरी शब्द? कवि जैसे. कवि जैसा चलाना है. कवि शब्द और वारी शब्द आपको चलाने के लिए बोला था हमने. चलाना यानी बोलना. मैं अभी भी बोल रही हूँ कि जितने शब्द आपको दिए जाएंगे उनको कंपलसरी आपको बोलो. सिर्फ वाक्य करने से वाक्य रचना आपको नहीं आएगी. इसलिए वाक्य से पहले जो भी वाक्य जो भी शब्द आएंगे उसको प्रथमा विभक्ति के एक वचन से लेकर संबोधन के बहुवचन तक पूरा आपको बोलना है. देख के बोलो, लेकिन उसको बोलो. कम से कम वो इकारांत शब्द है उसका क्या बनता है यह चीज आपको समझ में आनी चाहिए, क्योंकि अभी वो पीछे का प्रकरण अभी नहीं लिया जाएगा. मैं आपको वो सब आपने कर रहे हो, जो मैं बातें बोल रही हूँ आप प्रैक्टिकली वो बात कर रहे हैं, ऐसा लेकर ही मैं आगे का सब पढ़ा रही हूँ. तो आप आगे जाकर कठिन विषय आएगा तो आपको समझ में नहीं आएगा. इसलिए आपको प्लीज सभी लोग जो भी पढ़ने बैठे हैं पढ़ रहे हैं उनको विनती है कि आप उसको पहले याद करो. कभी सबको याद करो. नहीं याद हो रहा है तो उसको बोलो. दिन भर वह शब्द 2, 3, 4 बार जितना भी समय मिले उसको बोलो. मुंह से बोलो, बड़े आवाज से बोलो, जिसके कारण आपका उच्चारण भी सही हो जाए. अब इसको क्या आएगा? दो जंगली सुअरों को. हाँ, अब ये द्विवचन है तो किरी का ये कौन सी विभक्ति आएगी? कर्म की. कर्म की विभक्ति द्वितीय का कौन सा वचन? द्विवचन. दो है तो द्विवचन. तो किरी का द्विवचन क्या होगा? द्वितीय विभक्ति का द्विवचन. किरी. तो कवि का क्या होता है? कवि बनता है. तो यहाँ पर भी किरी बना.
किरी, इसमें क्या आएगा? अब यहाँ पर एक ही है तो पश्यति इसका भी क्या आएगा? पश्यति दृश्य पश आएगा। पश्यति। बना वाक्य। सह व्याधः किरी पश्यति। अब यहाँ पर भी विसर्ग आया और यहाँ पर भी विसर्ग आया। अब दोनों पर क्या संधि होती है आपको बताना है। क्या है? विसर्ग के पूर्व में क्या है? अ है और पश्चात क्या है? व है। तो विसर्ग का ओ बराबर। तो विसर्ग का अब आपको समझ में आ रहा है ऐसा मैं पूरे करके उसको मैंने ओ किया। अब यहाँ भी विसर्ग है। विसर्ग के पूर्व में अ है और आगे ई है हाँ ई है। की ई कौन सा स्वर? यहाँ पर पहले कठोर व्यंजन व्यंजन बताना। कठोर व्यंजन पहले ई, व्यंजन ई। बताओ। ये येत आहे अगोदर ई। का क येत आहे? 12 खडी विसरली। यहाँ पर क प्लस ई है, इसको मैंने पहले भी बताया है। तो पहले क्या आता है? क्या आता है? फिर ई क्यों बोल रहे हो आप? ये ह्याला म्हणतात बालवाडी। बालवाडी बसलाय काय? 12 खडी पहिला खडी। हाँ तो क प्लस ई। जिनको समझ में नहीं आ रहा अभी समझो। ये पहले भी मैंने एक बार बता चुकी हूँ। ये कौन सा है? इसमें क पहले है ई बाद में है। तो मैंने पूछा था कि विसर्ग के पश्चात कौन सा व्यंजन है? ई नहीं है, क है। कठोर व्यंजन तो क कठोर या मृदु है? कठोर कठोर है। तो विसर्ग का कुछ होगा? नहीं नहीं होगा। इसलिए क्या संधि हो गई सिर्फ यहाँ पर? सो व्याधि व्याधः किरी पश्यति। हो गया वाक्य। सो क्यों लगाया इसमें? सह है ना, सह वह है ना, वह पारधी। अच्छा अच्छा। ये आपका वाक्य हो गए। आगे का हरि शत्रुओं को मारता है। हरि शत्रुओं को मारता है। हरि अरिं पायति। हरि शत्रुओं को मारता है। आप मारता है वो क्या है? क्रियापद है। हाँ और हरि क्या है? कर्ता कर्ता। कौन मार रहा है? हरि। हरि हरि हो गया कर्ता। किसको मार रहा है? शत्रुओं को शत्रुओं को। तो शत्रु क्या हो गया? कर्म कर्म हो गया। हाँ आप हरि के लिए कौन सा शब्द आता है संस्कृत में? हरि हरि ही आएगा। मारने के लिए कौन सा धातु आता है? तड़ ताड़ तड़ताड़। कौन से गण का है? दशमगण दशम गण का है। हाँ आप शत्रुओं को, शत्रु के लिए कौन सा शब्द? हरि हरि। हरि ही ना। आप करना एक ही है। कौन मारता है? हरि। कितने हैं? एक ही है ना। ये तो कौन से विभक्ति का एक वचन करना है? प्रथमा कर्ता की प्रथमा विभक्ति होती है और एक ही है, इसलिए इसका क्या बना? हरि ही बना। क्रियापद क्या है? ताड़यति। तो ये एक वचन है तो क्रियापद भी एक वचन एक वचन होगा। तो क्या बनेगा इसका? ताड़यति। अब कर्म रह गया। कितने शत्रु हैं वाक्य में? बहुत सारे हैं। तो उसका क्या होगा? बहुवचन बहुवचन। द्वितीय विभक्ति का वाहनामध्ये जेवायची वस्तू कुठली आहे? ते 15 आपके उसमें भाषी को बोले तो देखो। स्वर्णमोशी जी ते काय? तिथे विचारा हाय काय संपलं। दीदी स्वर्णमोशी को 2 लोग खाने वाले से सांगितलेलं। अब एक शत्रुओं को, शत्रु कितने हो गए? बहुत सारे। अब एक कर्म की कौन सी विभक्ति होती है? द्वितीय विभक्ति द्वितीय विभक्ति होती है। तो कितने हैं शत्रु? बहुत सारे। बहुत सारे हैं। तो इसका कौन सा वचन करना है? बहुवचन। कौन से विभक्ति का? द्वितीय द्वितीय विभक्ति का बहुवचन। हरि शब्द का क्या होता है? अरिन हरि। बराबर। दीर्घ हरि।
क्या होगा बन गया। अब हरी यहाँ पर हरी अरीन ताड़यती। अब आपके नियम ज्यादा यहाँ पर लगेगा। क्या है बता दो, पहले तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या है, विसर्ग के पूर्व में कौन सा शब्द है, र है। विसर्ग के पूर्व में कौन सा शब्द है, स्वर है। अच्छा शब्द को छोड़ दो, इसको भी शब्द बोलते हैं, लेकिन कौन सा स्वर है। वो नहीं, विसर्ग के पूर्व में कौन सा स्वर है, ई है बराबर। यहाँ पर विसर्ग और प्लस अ है, यानी स्वर आया। हाँ, तो विसर्ग के पूर्व में अ और आ को छोड़कर कोई भी स्वर यानी ई आया, और विसर्ग के पश्चात स्वर अथवा मृदु व्यंजन, तो विसर्ग का लोप होता है। सोच समझ के क्या होता है, र होता है, इसलिए बोल रहे हूँ तो सोच समझ के बोलो। तो विसर्ग का र बना, ये तो समझ क्लियर हो गया। विसर्ग के पूर्व में ई हो, हाँ, अ को छोड़कर कोई भी स्वर हो और आगे स्वर अथवा मृदु व्यंजन हो, तो विसर्ग का र बनता है बराबर। तो मैंने यहाँ पर विसर्ग का र करती हूँ। अब हरी, ये विसर्ग का र बना और ये अरीन बना। अभी मैं आगे का नहीं लिख रही हूँ। अब यहाँ पर क्या है, अब र आया ना, तो र पर प्लस अ करना है, तो क्या हो जाएगा, र हो जाएगा, र पूरा हो जाएगा। पूरा हो हाँ, मिल जाएगा इसमें। हाँ। तो इसमें क्या करो, मिलाओ, तो क्या बना है, ररीन बना। यानी इसको मिला के लिखना पड़ेगा। ये विसर्ग का र, ये इसमें मिल गया, फिर क्या हो गया, रीन ताड़। और एक नियम, र के आगे र के आगे माने, र के आगे र नहीं है यहाँ, र के आगे र नहीं, र प्लस ई प्लस र, र के आगे र आता है तो पीछे का व्यंजन यदि सरस हुए तो उसको दीर्घ करते हैं। विसर्ग का र बना और अरीन बना यहाँ पर, और र के आगे र ही आया ना यहाँ पर, बराबर है। वो मुझे फिर र के आगे र आने पर वो बोला ना, र के आगे र आने पर क्या होता है, पीछ एक तो इस र का लोप करते हैं, र के आगे र आने पर इसका नहीं, पूर्व के र का लोप करते हैं। और यदि वो ह्रस्व है उसको दीर्घ कर दे। अब यहाँ पर दोनों भी है ना, र के आगे र आया और क्या हो गया, ये ह्रस्व भी है, तो इसको क्या करना पड़ेगा, दीर्घ करना पड़ेगा। तो अभी जगह की कमी होने से मैं यहीं पर इसको क्या कर रही हूँ, हरी दीर्घ कर रही हूँ। दुर्जटी रक्षति वहां पर उदाहरण दिया था। तो हरी अरीन, अब ऐसे संधि होने के बाद फिर वापिस संधि नहीं होती है, ये ध्यान में रखना पड़ेगा। क्या है, यहाँ पर ई है और यहाँ पर अ है, तो कोई फिर दूसरी संधि करने जाएगा नहीं। तो एक बार संधि होने के बाद यदि स्वर आता भी है तो उनकी संधि नहीं होगी। समझ में आया। अब इसके बाद और एक से, यहाँ पर न है और आगे ताड़यति आया, हाँ, और वहां पर आपने एक नियम लिखा था, न के आगे त आए, च आए, त आए, तो न का नहीं, न का विसर्ग और अनुस्वार दोनों होते हैं। इसको मैं थोड़ा सा अलग पूरा मिटा के आपको दिखा दूं एक बार वापिस। हाँ, क्या नियम है। अरीन ताड़े,
और इसके आगे तथ आया, आया, तो क्या होता है? तथ आए या च आए या टठ आए, तो न का अनुस्वार, तो न का विसर्ग और अनुस्वार दोनों होता है। विसर्ग भी और या अनुस्वार भी। ते वाचताना कसं वाचायचं इसको पढ़ने की कोशिश मत करो, वो पढ़ना नहीं आएगा। हाँ, तो नियम आपको याद है, आपको लिखवाया भी है कि न के आगे आए तो न का विसर्ग और अनुस्वार होता है। तो यहाँ पर क्या आया? तो आया है, तो मैंने न का अनुस्वार और विसर्ग किया। आप विसर्ग, वहां पर दूसरा नियम लगाओ। विसर्ग के पश्चात, पीछे क्या है वो देखना नहीं है, पश्चात क्या है? तो है, तो स होता है, तो इस विसर्ग का स बनता है। यदि तथ है तो क्या बनता है? श बनता है, और च है तो उसका श बनता है। अब यहाँ पर विसर्ग के पश्चात क्या है? तो है, तो विसर्ग का स बनेगा। तो इसको जोड़ती हूँ अभी। अरिन ने वो नहीं चला, अरिन ये बोलना, लिखते समय ऐसा लिखो, बोलते समय हरिन ताड़, हाँ क्या हरिन ताड़े ही बोलना है। नियम है, समझ में आया नियम? ताड़े थी ना, ताड़े, ताड़े, क्या क्या होगा फिर एक बार नियम समझ लो। यदि अंत में न आता है और आगे त थ छ ट ठ आए तो न का अनुस्वार भी करो। यहाँ पर मैंने अनुस्वार भी किया और यहाँ पर विसर्ग भी करना है। हाँ, मैंने एक स्टेप यहाँ पर डायरेक्ट लिख दी, आपको यदि लिखना है तो ऐसा लिखो, एक ताड़यति, ये इसके बाद लिखो, ये विसर्ग का स हुआ और ताड़यति बना। अरिन ताड़यति, तो न होने से विसर्ग और अनुस्वार हुआ, ताड़यति है। और नियम पीछे जब त च ठ का नियम हम करते हैं तो विसर्ग के पूर्व में क्या है वो देखने की जरूरत नहीं है। आगे क्या है? त है, कठोर है, लेकिन त कठोर व्यंजन है, त च ठ वगैरह, तो उस विसर्ग का त है, उस विसर्ग का स होता है। तो ये क्या बना? हरिन ताड़यति, लेकिन पढ़ते समय अरिन ताड़यति। समझ में आया? आप पूरा वाक्य एक बार में लिखती हूँ। एका वाक्याचे 2-3 अशी संधी विसर्ग करायला कसं व्हायचं? कसं व्हायचं? पढ़ा है ना पूरा? पढ़ा के तो आगे चल रही है। तो क्या वाक्य बना? अरिन ताड़यति, माझ्याकडून एक नसेल लिहिलेलं संधी करून। हे लास्ट, हाँ, हे अंतिम जो आपका वाक्य ऐसा बनेगा पूरा। इसलिए 2-3 लाइनें छोड़नी पड़ती है आपकी। जिन्होंने जो लिख रहे हैं ना, आपकी नोटबुक का एक पेज मुझे भेज दीजिए, कैसे लिख रहे हो एक बार समझ में आएगा। कुछ होगा तो फिर मैं बताऊंगी। पहिल्या दिवशी सगळं लिहिलेलं, आता काय येते मैंने अभी संधि का मैंने बोला है कैसे लिखना है, लेकिन एक बार मुझे दिखाओ तो आपको आगे जाकर प्रॉब्लम नहीं है। जो गलती हो रही है तो गलती सुधर जाएगी। समझ में आया? ये ऐसा वाक्य बना पूरा। योद्धा तलवार फेंकता है। योद्धा तलवार फेंकता है। फेंकता है। योद्धा तलवार फेंकता है। फेंकता है और क्या है?
क्रियापद। क्रियापद कर्ता कौन फेंक रहा है? योद्धा। योद्धा क्या हो गया? कर्ता। तलवार किस पर क्रिया हो रही है? तलवार पर। तलवार। हाँ, तो यहाँ पर क्या है? तलवार क्या है? कर्म। कर्म। तो योद्धा की विभक्ति कौन सी होती है? प्रथमा। कितने योद्धे हैं? एक। और इसके लिए शब्द कौन सा आता है? योद्ध। योद्ध। फेंकने के लिए कौन सा धातु आया है? क्षिप। क्षिप। सभी आता, दोनों भी चतुर्थ गण के लिए। अस लिखो या क्षिप लिखो, दोनों भी चतुर्थ गण के धातु। अब तलवार, तो तलवार के लिए कौन सा शब्द? असीम। मिल गए सभी के लिए शब्द। अब इनकी लगा प्रथमा विभक्ति। योद्धा एक ही है, कितना कौन सा वचन करना है? एक वचन। एक वचन आया तो योद्ध ही बना। अब अक्षिप करना है आपको, तो कौन सा भी करो, तो क्या करना है? योद्ध। एक कौन से पुरुष का कौन सा वचन? क्षिप धातु का प्रथम पुरुष का एक वचन। तो क्या बना? क्षिपति अस्यति बोलो। अब इसका तलवार कितने हैं? एक। और इसका असी तलवार एक है, तो एक कर्म है। कर्म की कौन सी विभक्ति है? द्वितीय विभक्ति। कौन सा वचन? एक वचन। तो इसका एक वचन क्या हुआ? असीम। क्या बना वाक्य? योद्ध असीम क्षिप्यति। समझ में आया? हाँ। अब यहाँ पर नियम, विसर्ग के पूर्व में और आगे, तो विसर्ग का क्या होता है पक्का बता। अब ये थोड़ा सा या सोच के बता, फटाफट नहीं बताना है, देख के बता रही मिलना चाहिए ना, देख के बताने के लिए। क्या है? लोप होता है। समझ में आया? नियम 2 दिए थे ना। विसर्ग के पूर्व में अ है, आगे अ को छोड़कर बाकी के व्यंजन और मृदु व्यंजन आए तो उसका उ करना है। लेकिन विसर्ग के पूर्व में अ है, लेकिन अ होगा, इस विसर्ग का लोप करना है। शुरुआत भी दिया पड़ेगा कौन? पढ़ा है हमने, इसलिए लिखा है ना। तो पढ़ना पड़ेगा ना उसको, जो लिखा है उसको। तो योद्ध असीम क्षिप्य। क्या नियम बताया? फिर एक बार आपके नोटबुक में लिखवाया है, इसलिए मैं पहले से कह रही हूँ कि जो नियम विसर्ग संधि के उसको विसर्ग संधि में लिखो, व्यंजन संधि के व्यंजन संधि में लिखिए। या यदि ऐसा करेंगे तो फटाफट आपको नियम एक ही बार सामने आ जाएगा। हाँ, तो नियम क्या है? विसर्ग के पूर्व में अ हो और आगे अ हो अथवा मृदु। नहीं, नियम गलत हो ना। अथवा मृदु व्यंजन हो तो विसर्ग का ऊ ही होता है। ठीक है, मेरा गलत हो रहा था। अब इसमें क्या हो गया? मेरी गलती क्या हो गई? मैं अ को छोड़ रही थी। ऐसा नियम क्या है? विसर्ग के पूर्व में अ है और आगे अ अथवा मृदु व्यंजन। ऐसा नहीं हो तो अ अथवा मृदु व्यंजन हो तो विसर्ग का ऊ बनेगा और ऊ का, तो मेरा सही हो गया। बराबर, मैं गलत थी। योद्ध असीम अस्यति। बराबर, योद्ध असीम क्षिप्यति या अस्यति। क्या फिर एक बार नियम बता रही हूँ? विसर्ग के पूर्व में अ हो और विसर्ग के बाद अ अथवा मृदु व्यंजन हो तो विसर्ग का उ होता है और उ और पीछे का अ मिलकर ओ बनता है। अब इतना ध्यान में आया? इसको कहते द्रविड़ प्राणायाम। आगे मैं रत्न चाहता हूँ। कर्ता
चाहता हूँ करता बस उत्तर विचारलं की क्रम चुकलं ना, क्रम कहीं कैसे भी पूछो आपको बराबर चीज ध्यान में आनी चाहिए। हाँ, करता मैं, कर्म रत्न क्या क्या क्रिया क्या है, चाहता हूँ, क्रिया नहीं क्रियापद हो गया। क्रियापद का प्रश्न किसका था, तो क्रियापद यानी क्रिया को दिखाने वाला क्रियापद पद। हाँ, जो क्रियाएं उठना बैठना जो भी क्रियाएं चल रही उन क्रियाओं को दिखाने वाला पद जो शब्द है उसको क्रियापद कहते हैं। अब उस क्रिया को दिखाने वाला कौन सी क्रिया है यहाँ पर, चाहता हूँ। तो करता मैं, रत्न कर्म और चाहता हूँ क्रियापद। अब इसके लिए शब्द देखना है। मैं के लिए अहम, रत्न के लिए मनीहि, और चाहने के लिए ईश मूल धातु, और इसका चलाते समय ईक्ष बनता है। अब इसका करता तो अहम ही है, अहम मणि। आप मणि कितने हैं, एक है तो इसका द्वितीय विभक्ति का एक वचन क्या होता है, मणिम, बरोबर। इच्छा और प्रथम पुरुष प्रथम पुरुष एक वचनी है ना, प्रथम पुरुष नहीं, अहम है। मैंने उत्तम पुरुष एक वचन इसका क्या बनेगा, उत्तम पुरुष एक वचन, इच्छामि। अब इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, अहम, ये म का अनुसार हुआ है ना, ये इसको क्या करो, मनीम, महलंत लिखो, और इसमें ये महलंत है, इसको क्या करना है, मिलाओ तो मिच्छामि। तो आपको इस तरह से लिखना है, एक हिंदी का वाक्य, उसके बाद ये संस्कृत का वाक्य, उसके बाद संधि का वाक्य, ऐसे ही लिखिए। वह समुद्र पर भटकता है, वह समुद्र पर भटकता है। ये टाइम तो बहुत क्लास चालू है। 53 मिनिट झाले। अभी दे रही। हाँ, आप करो, एक करो अभी वाक्य, आप करो आगे, इसमें कर्ता बताओ। भटकता है। कर्ता कौन है, कर्ता वह, हाँ तो कर्ता पूछ रहे हैं, वह मैंने कर्ता वह ही बोला। और आगे क्रियापद भटकना, हाँ, और कर्म समुद्र पर, कर्म समुद्र पर। हाँ, वह के लिए शब्द कौन सा है, सह नहीं सह। भटकने के लिए अट, कौन से गण का है, चतुर्थ गण का। अट मतलब प्रथम गण का, अट प्रथम गण। और समुद्र के लिए समुद्रम, अभी इकारांत जो कौन उदधि ही, करेक्ट, उदधि ही शब्द वो यूज करना है यहाँ पर, तो उदधि ही बना। हाँ, अब इसको क्या करो, हाँ ये सह का तो कर्ता वैसा ही है, एक वचनी सह ही आएगा। अटती, इधर अटती आ अब जाएगा। यहाँ पर क्या आएगा, अटती, ये कौन से पुरुष का कौन सा वचन है, प्रथम पुरुष का एक वचन है, तो इसका भी क्या आएगा, प्रथम पुरुष का एक वचन क्या बनता है, अटती, अटती, बराबर। अब कर्म, समुद्र कितने हैं, समुद्र पर एक समुद्र, अतः समुद्र पर है, तो कौन सी विभक्ति लगनी चाहिए, वैसे तो सप्तमी रहेगी, सप्तमी लगनी चाहिए, लेकिन अब यहाँ पर क्रियापद कौन सा है, भटकने, मतलब भटकना है, जाना, गद्यर्थक है, गतिवाचक है, इसलिए इसका क्या करना है, द्वितीय करना है, तो इसका कौन सा होगा, उदधिम, सह उदधिम अटति। आप संधि करो इसकी, बोलो दीदी। विसर्ग के पहले नहीं डायरेक्ट तो बोल दो अभी। क्या होगा विसर्ग का, विसर्ग का सा का सु, विसर्ग क्या होगा, अब आप वो नियम आएगा जो मैं पीछे बोल रही थी, वो नियम आता है उसको। विसर्ग का लोप होगा।
हाँ, विसर्ग का लोप होगा। विसर्ग के पूर्व में अ है और आगे अ को छोड़कर ऐसा अ को छोड़कर स्वर अ अथवा मृदु व्यंजन हो तो विसर्ग का उ होता है। लेकिन यहाँ पर अ को अ है क्या? नहीं है, तो दूसरा स्वर है उ है, तो विसर्ग का लोप होता है। तो विसर्ग का लोप किया। हाँ? फिर क्या हो गया ये उददीन। अब म है ना यहाँ पर, अब म है और आगे अ है, तो क्या होगा? ये अ इसमें मिल जाएगा तो म पूरा हो गया और ये मटती बना। उददीन मटती. लक्षात आलं? संधी आहे का तुमच्याकडे? विसर्ग के पूर्व में अ और आगे अ को छोड़कर बाकी के कोई भी स्वर। ओ होगा तो ओ होगा, अ नहीं है तो वो करना नहीं, लोप कर देना उसको। अब ऐसा संधि नहीं करनी है। यहाँ पर कोई कहेगा यहाँ पर ओ है और यहाँ पर उ है तो ओ बनाएगा, ऐसी संधि नहीं करनी है। ये फिर से मैं बता रही हूँ। एक बार संधि हो चुकने के बाद फिर यदि स्वर एक सामने आते हैं तो उनकी संधि संस्कृत में नहीं होती है। एक तो पहला नियम मैंने बताया था कि संस्कृत में दो स्वर एकत्र आने पर संधि नियम से होती है, लेकिन संधि होने के बाद यदि फिर स्वर आ जाए तो उनकी संधि नहीं होती। आगे मनुष्य अग्नि में प्रवेश करता है. अग्नि में प्रवेश करता है. प्रवेश करता है। मनुष्य करता. मनुष्य करता। हाँ। अग्नि में कर्म और प्रवेश करता है क्रियापद. हाँ, आप मनुष्य के लिए शब्द जनः. जनः या नरः चालते. जनः यानी लोक होते. मनुष्याला नर शब्द पाहिजे. नरः. अग्नीसाठी अग्निही. अग्निही, बरोबर. प्रवेश करने के लिए विष प्लस उपसर्ग कौन से गण का है? विष धातु कुठल्या गण? षष्ठम गण का है. षष्ठम गण. प्रवेश. दीदी इसमें प्रवेश क्यों लगाया अपन? प्रवेश के लिए वैसा के लिए विष का घुसना अर्थ है. विष के लिए घुसना. विष के लिए घुसना और प्र प्लस विष ने प्रवेश करना. उसका भी भाव ऐसा है कि घुस रहे अंदर, लेकिन वो एक अच्छा शब्द है प्रवेश करना, इसलिए उसको ले रहे हैं. हाँ, अब इसको क्या करना है? प्रवेश करता है. मनुष्य कितने हैं? एक ही है. एक. इसका क्या आएगा? प्रथमा विभक्ति का एक वचन क्या होता है? नरः. नरः. अब प्रवेश करने के लिए ये एक वचन है तो प्रथम पुरुष एक वचन तो क्या होगा? प्रविशति. प्रविशति. अब अग्नि है. अब मैं है तो अग्नि में यदि आपको कर्ता कर्म के जो बताए थे वहां पर मैं ऊपर में ये सब शब्द होते हैं तो सप्तमी लगानी है, लेकिन प्रवेश करना यह गत्यर्थक धातु है, इसलिए इसकी कौन सी विभक्ति करनी है? द्वितीय. द्वितीय. तो क्या होगा इसका द्वितीय? अग्नि. अग्नि. अब यहाँ पर देखो संधि कौन सी बोलो? विसर्ग के पूर्व में अ है और आगे भी अ है तो विसर्ग का ओ होता है. ओ होता है. तो ये नरो अग्नि. अब अग्नि ये और एक नियम लगेगा इसके अंदर. अग्नि प्रविशति. अब यहाँ पर कौन सा नियम लगा? ये ओ है और अ है, बराबर. अब वो नियम पीछे भी एक इसमें लग रहा था, शायद मैं भूल गया, मैंने वो लगाना वहां पर. क्या हो गया? ओ ए अथवा ओ इनके आगे अ आए तो इस अ के बदले में एक द्विखंड चिन्ह होता है, ऐसा कहा था मैंने. समझ में आया? इसको क्या करना है? इसका द्विखंड करो. किसका? इस ओ का. इसका एक तो ए अथवा ओ के आगे आए तो उसका उच्चारण नहीं होता, ऐसा लिखवाया था, और उच्चारण नहीं होता है तो इस ओ के बदले में एक चिन्ह करते हैं. अब ये हर समय होगा ही, शास्त्र में ये बता नहीं सकते.
जहाँ होगा है वहाँ समझना है अ है, और जहाँ पर नहीं है तो वहाँ पर आपको दिमाग लगा के वहाँ पर अ है ऐसा जानना पड़ेगा। तो इसको क्या करना है, इस अ के बदले में एक द्विखंड चिन्ह रखा है और नीम नरोग्निम प्रविशति। क्या क्या नियम बताया फिर एक बार, विसर्ग के परों में अ है, आगे अ अथवा मृदु व्यंजन है तो विसर्ग का ओ करो, ये तो पहले से नियम चला रहा है। अब यहाँ पर ओ हो गया और आगे अ है तो विसर्ग क्या करेंगे, विसर्ग यानी उस अ के स्थान पर ये द्विखंड चिन्ह होता है। यहाँ पर ओ हो अथवा ए हो, ए अथवा ओ हो, ए अथवा ओ हो और इसके आगे अ आ जाए तो उस अ के बदले में द्विखंड करना। समझ में आया? आगे तो नरोग्निम प्रविशति हो गया सभी का लिखना। आगे वह दो सारथियों को पूछता है, वह दो सारथियों को पूछता है, सांगताय का पूछता है, संग करता वह क्रियापद पूछता है, फिर कर्म सारथियों को कर्म, और दो सारथी ना, जैसे दो सारथियों में पूरा कर्म, वह के लिए कौन सा शब्द आएगा, सह बराबर सह। पूछने के लिए कौन सा धातु आता है, प्रच्छ, प्रच्छ, हाँ प्रच्छ का प्रच्छ बराबर मूल धातु प्रच्छ है, मूल धातु प्रच्छ, लेकिन चलाते समय क्या होता है उसका पृच्छ होता है। कौन से गण का है, प्रथम गण बराबर। अब दो सारथी, सारथी दो है, कौन सा सारथी के लिए, तो सारथी के लिए शब्द, सारथी के लिए शब्द सारथी है ना, सारथी शब्द आया सारथी। आप सब मिल गए शब्द, आप उस विभक्ति में डालो तो वह एक ही है तो सही आएगा, एक वचन है ना, प्रथमा विभक्ति का स बना, आगे थोड़ा सा लगा सारथी। यहाँ पर पहले क्रियापद करो, इसको ये एक वचन है तो ये कौन से पुरुष का कौन सा वचन, पृच्छति, पृच्छति। अब कर्म कितने हैं सारथी, दो है, तो इसका कौन से विभक्ति का कौन सा वचन, क्या करें।